नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि चीन बॉर्डर पर हवाई पट्टी भारत की तरफ से बनाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर। लद्दाख के पास बोफोर्स भी तैनात की गई है। आपको बता दें कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले कल यानी कि 3 जून को चीनी सेना 2 किलोमीटर तक बॉर्डर पर पीछे हट गई है। इस तरह की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। चीन बॉर्डर पर हवाई पट्टी बना रहा है भारत। लद्दाख के पास बोफोर्स तैनात की गई है भारत की तरफ से। हालांकि हम आपको यहां ये जानकारी दे दें कि दोनों देशों के बीच बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है। अगली बातचीत जो है 6 जून को प्रस्तावित की गई है, लेकिन इन सब के बीच भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की तरफ से लगातार जो तैयारी है उसे जारी रखा गया है। इस मसले पर चर्चा के लिए विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जो इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चीन सेना पर बोफोर्स की तैनाती की गई है भारत की तरफ से। लगातार भारत जो है पूरी तैयारियां कर रहा है ताकि किसी भी तरह की अगर कोई स्थिति बने तो उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार रहे। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मैडम, ऐसा है कि तैयारी हर देश करता है, हर देश को करनी चाहिए, अपनी सीमाओं पे हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन देशों के बीच में लड़ाई या युद्ध होना मुझे असंभव लगता है। केवल भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी दो देशों के बीच में लड़ाई होना असंभव लग रहा है, क्योंकि आजकल डिटरेंस इतने ज्यादा हैं कि राष्ट्रों के बीच लड़ाई नहीं होगी। राष्ट्रों में दूसरे साधनों से उनके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या आतंकवाद को बढ़ाएंगे, ये सब तो चलती रहेंगी स्ट्रेटेजिक चीजें। लेकिन देशों के बीच में लड़ाई असंभव है, और जब देशों के बीच में लड़ाई असंभव है तो हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया इसके बारे में इतना होवा खड़ा कर रखा है कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में अभी लड़ाई हो जाएगी। हाँ, लेकिन तैयारी जरूर रखनी चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं भी कोई समस्या न हो। भारत और चीन का जहां तक सवाल है, आज की स्थिति में अमेरिका की एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि चीन को किसी न किसी रूप में घेरा जाए, चीन को आइसोलेट करने का स्ट्रेटेजी है। तो कहीं भारत उसका विक्टिम न बन जाए, क्योंकि ये चीन भी समझता है, ये भारत भी समझता है। और इसीलिए जब ट्रंप ने मध्यस्थता के लिए कहा कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा पे तनाव बढ़ रहा है उसमें मैं मध्यस्थता कर सकता हूँ, भारत ने भी मना कर दिया, चीन ने भी मना कर दिया कि उन्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल्स हैं, हम आपस में सुलझा लेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें ये लिमिट के आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें स्थिति शांत हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर सिंह, एक चीज मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी। देखिए, मीडिया हवा नहीं बना रहा है। भारत सरकार की तरफ से तो परिस्थितियां स्पष्ट की नहीं जा रही। मीडिया कम से कम छोटी छोटी गतिविधियां देश तक पहुंचाने की कोशिश तो कर रहा है, तो इसमें हवा बनाने जैसा कुछ नहीं है। या तो सरकार परिस्थितियां स्पष्ट कर दे। सरकार की तरफ से बस ये बयान आ जाता है कि हम किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। जब इस तरह का बयान सरकार की तरफ से आ रहा है कि हम किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं, तो फिर इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए मैडम, इसमें दो बातें हैं। एक तो ऐसा सेंसिटिव मामला है कि सरकार को बहुत ही नपी-तुली भाषा में बात करनी चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, नपी-तुली। क्योंकि अगर एक शब्द भी थोड़ा बहुत इधर उधर निकल गया तो उसके गलत परिणाम निकल सकते हैं। दूसरा यह है कि मीडिया को इस चीज का कभी मालूम नहीं होता कि इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं। भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क है, मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविलियन इंटेलिजेंस और राव वगैरह क्या कर रहे हैं। चीन का जो स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है इंटेलिजेंस में, ये किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो एक बहुत बड़ा पार्ट है जो इंटेलिजेंस वाला, वो तो हमारे ध्यान में है ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है, और हम फिर बातें करते हैं। तो हमारे को जितना दिखता है उतने ही हम बातें करते हैं, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर इंटेलिजेंस वाली, तो कोई भी स्टेट हो, चाहे चीन हो, भारत हो या दुनिया के कोई भी देश, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या काम करता है किसी भी मीडिया से या पब्लिक डोमेन में वो शेयर नहीं करते। तो वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और वो अंडरग्राउंड हमेशा काम करता रहता है। और मुझे लगता है चीन और भारत में कहीं न कहीं समझ विकसित होगी। भारत नहीं चाहता कि युद्ध हो, चीन नहीं चाहता कि युद्ध हो। भारत और चीन में सीमा विवाद को लेके और ट्रेड को लेके ये दो मामले हैं,
और इन दोनों को ही बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। ये भारत भी जानता है, चीन भी जानता है, और युद्ध दोनों देशों के हित में नहीं है, इसलिए युद्ध की स्थिति तो बिल्कुल नहीं बनेगी। हाँ, इसमें तनाव थोड़ा बहुत जरूर बना रहेगा और दुश्मनी भी नहीं होगी। दुश्मनी इस सीमा तक नहीं होगी कि भारत चीन का स्थान कभी नहीं ले सकता ग्लोबल ऑर्डर में अभी नियर फ्यूचर में, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच में दुश्मनी बढ़ेगी अब, और चीन और अमेरिका की दुश्मनी की छाया कहीं भारत पे ज्यादा न पड़ जाए, इसके लिए भारत को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत अभी भी सतर्क है, बहुत सतर्क है, नपी-तुली बात करता है। जब भी अमेरिका ने मध्यस्थता की बात की, एकदम से भारत ने मना कर दिया, मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें रहेगा, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो स्ट्रेटेजिक बनेगी, जिसमें ग्रुप बनेंगे, उसमें निश्चित रूप से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देशों के साथ जाएगा। आज अमेरिका को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के जो यूरोप के मित्र राष्ट्र हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, वो चीन के अगेंस्ट में ज्यादा अमेरिका के साथ नहीं जा रहे हैं। तो जो अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, इस समय भारत को इस अवसर को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बार बार एक चीज कहते हैं कि हर संकट में कोई न कोई अवसर होता है, तो भारत के लिए एक अवसर है कि अमेरिका में जो भारत की यहाँ का ट्रेंड मैन पावर जाता है, उसको वीजा के लिए थोड़े कंसेशन हो या दूसरी सुविधाएं अगर रेस्टोर कर लेते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि अमेरिका अब जिस तरह की नीति अपना रहा है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, विदेशियों को नहीं आने देंगे, बाहर वालों को वीजा में ये रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो अगर उसमें कुछ कंसेशन भारत ले पाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि भारत की जरूरत अमेरिका को है चीन को काउंटर करने के लिए, भारत को उतनी जरूरत नहीं है जितनी की अमेरिका को भारत की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारत की जिस तरह की कूटनीति है वो ज्यादा सफल रहेगी, वो, और भारत बहुत ही समझदारी से काम करेगा। डॉक्टर सिंह, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, आने वाले 2-3 दिन में एक बार फिर दोनों देशों के बीच बातचीत होने वाली है। आवाज पहुंच रही है डॉक्टर सिंह मेरी आप तक? बोलिए। जी डॉक्टर सिंह, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ, आने वाले 2-3 दिन में एक बार फिर से दोनों देशों के बीच बातचीत होने वाली है, चीन और भारत के बीच। उससे पहले 3 जून यानी कि कल ही बताया जा रहा है कि जो चीन की सेना है वो 2 किलोमीटर पीछे हट गई है, तो क्या इसे एक अच्छा संकेत माना जाए? देखिए, ऐसा है, ये डोकलाम में भी ऐसी ही स्थिति हुई थी, क्योंकि अब मैंने पहले भी शायद अपने चैनल पे या किसी चैनल पे कहा है कि चीन की दबाव की कूटनीति है। दबाव किस रूप में कि भारत अमेरिका के बहुत ज्यादा नजदीक नहीं चला जाए चीन के कंटेन करने के लिए। डोकलाम में क्यों हुआ था? डोकलाम इसलिए हुआ था कि उस समय BRI जो बेल्ट और रोड वाला इंटरनेशनल सम्मेलन किया था बीजिंग में, तो भारत को न्योता दिया था, भारत ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, तो भारत ने मना किया, उसके दबाव में डोकलाम किया। तो अब भारत कहीं अमेरिका के नजदीक न चला जाए, इसलिए चीन ये दबाव की राजनीति कर रहा है, और मेरे ख्याल से वो पीछे हटना और जो 6 तारीख को बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में, उसमें काफी हद तक समाधान इस चीज का हो जाएगा। सॉल्यूशन नहीं होगा बॉर्डर प्रॉब्लम का, क्योंकि डिमार्केशन में कुछ हिस्सा भारत की तरफ जाए, कुछ चीन की तरफ जाए, तो दोनों देशों की जनता, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, तो ये सब इतना आसान नहीं होगा कि बॉर्डर का डिमार्केशन हो जाएगा। लेकिन जो अभी जो प्रॉब्लम बढ़ी है वो मेरे ख्याल से 6 तारीख के बाद में कुछ सीमा तक कंट्रोल में आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो डॉक्टर सिंह, इन सब के बीच में जैसा कि आपने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि जो अभी परिस्थितियां हैं वो काबू में आ जाएं बातचीत के द्वारा। पहले भी बातचीत हुई है लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इसी तरह की परिस्थितियां बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, और ये परिस्थितियां तब तक बनाए रखने की कोशिश की जा रही है जब तक कि ग्लोबली सब कुछ सही नहीं हो जाता? नहीं, मेरे ख्याल से 6 तारीख के बाद में इतना आपने बताया कि अभी सेना पीछे हटी है चीन की, तो ये मेरे ख्याल से कुछ दिनों में शांत हो जाएगा मामला। ये दबाव की राजनीति है, क्योंकि चीन दूसरी साइड में भी तो फंसा हुआ है ना, उधर हांगकांग को लेके प्रॉब्लम है, ताइवान को लेके प्रॉब्लम है, साउथ चाइना सी में लेके चीन को प्रॉब्लम है, तो चीन को स्वयं की बहुत प्रॉब्लम है। तो चीन एक लिमिट के आगे इसको एग्रीवेट नहीं होने देगा, ये दबाव की राजनीति है। और फिर भारत और चीन के बीच में व्यापार इतना ज्यादा है, चीन चाहता है कि भारत उनका एक व्यापारिक साझीदार बना रहे, ये चीन के हित में भी बहुत ज्यादा, भारत के हित में तो है
चीन के हित में कहीं और ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में चीन भी नहीं चाहेगा कि स्थिति बिगड़े, भारत भी नहीं चाहता है बिगड़े, तो इसमें एक सीमा के आगे बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। और युद्ध की तो संभावना है ही नहीं देशों के बीच में, क्योंकि डिटरेंस इतने हैं हर कंट्री के मामले में, तो वो युद्ध नहीं होगा। हाँ, हो सकता है दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करें, जैसे नेपाल में कुछ करें या मालदीव में कुछ करे, जैसे नेपाल की स्थिति है, चीन के सपोर्ट से ही नेपाल इस स्थिति में आ रहा है, या इस तरह भारत के अगेंस्ट में अपना स्टैंड ले रहा है। तो ये तो इनडायरेक्ट तो सब चलता रहेगा, लेकिन डायरेक्ट वार की कहीं कोई संभावना नहीं है बॉर्डर पे अभी तो। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हमने आप तक पहुंचाई। चीन बॉर्डर पर हवाई पट्टी भारत की तरफ से बनाई जा रही है, साथ ही लद्दाख के पास बोफोर्स भी तैनात की गई है। हालांकि उम्मीद यही है कि 6 जून को जो दोनों देशों के बीच बातचीत होने वाली है उसका नतीजा जो है वो सकारात्मक ही निकले। तो किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारत इस समय पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। 3 जून को चीनी सेना 2 किलोमीटर तक बॉर्डर पर भी पीछे हट गई है, तो इसे भी एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 6 जून को दोनों देशों के बीच बातचीत होने वाली है। उम्मीद यही की जा रही है कि बातचीत का नतीजा जो है वो सकारात्मक निकले और जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं, ये जो तनाव बना हुआ है वो काफी हद तक कम हो सके। चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रवासी मजदूरों को एक बड़ा झटका लगा है। 256 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और यूपी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र ने 1 मई से अब तक 105 ट्रेन हैं श्रमिक स्पेशल जिन्हें रद्द किया गया है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात ने 47, कर्नाटक ने 38 और यूपी ने 30 ट्रेन रद्द की हैं। तो इन ट्रेनों के रद्द होने के बाद इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि प्रवासी मजदूरों को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि अभी भी प्रवासी मजदूरों का अपने राज्य में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच 256 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रद्द करने की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र ने 1 मई से अब तक की हम बात करें तो 105 ट्रेनें रद्द की हैं। गुजरात ने 47, कर्नाटक ने 38 और यूपी ने 30 ट्रेन रद्द की हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और यूपी ने ट्रेनों को रद्द किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। मुरारी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन रद्द की जा रही हैं, क्या इसे प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है? मैं अगर बात महाराष्ट्र की करूं तो आखिर क्यों श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ट्रेनों को रद्द करने के पीछे की वजह क्या है, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने की वजह से प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी भी मुंबई सहित आसपास के इलाकों में काफी ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर लौटना चाहते हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से मई से लेके अब तक ट्रेनें रद्द की है, बाकी ट्रेनें रद्द करने की बात कही जा रही है। ऐसे में मुसाफिरों के लिए काफी दिक्कत होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लॉकडाउन है, 30 जून तक इसे बढ़ाया गया है। ऐसे में ट्रेनें रद्द होती हैं तो उन मजदूरों के लिए काफी मुश्किल भरा रहेगा। जी, तो क्या इसके पीछे एक ये वजह देखी जा सकती है, जिस तरह से मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सरकार इन परिस्थितियों से निपटना चाहती है और इसी वजह से इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा हो? शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार स्थिति अगर पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो आंकड़ा 3000 से भी ज्यादा 24 घंटे में पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात अगर कहें तो मुंबई पुलिस के जो जवान थे वो मजदूरों को भेजने में काफी प्रभावित हो रहे थे। 1500 के आसपास मुंबई पुलिस कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच चुका है। 29 पुलिसकर्मियों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में, मुंबई सहित महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है, जिसे लेकर के महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन काफी गंभीर है। यही वजह मानी जा रही है कि अगर मजदूरों को छोड़ा जाता है, उनकी सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी जो बड़े पैमाने पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, अगर ट्रेनें रद्द की जाती है तो शायद इससे थोड़ी राहत मिले, यही एक वजह दिखाई दे रही है। जी मुरारी, कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि महाराष्ट्र से काफी संख्या में मजदूरों ने पलायन कर दिया है, अपने राज्यों की ओर वे चले गए हैं, लेकिन अभी भी कितने ऐसे मजदूर हैं जो इस समय मुंबई या महाराष्ट्र के अन्य जिलों में होंगे?
देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में अभी भी मजदूर कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, भाजी विक्रेता थे, लॉन्ड्री चलाने वाले लोग थे। ऐसे लोग जो फंसे हुए हैं, जो 2 महीने 3 महीने किसी भी मुश्किल से निकाल चुके हैं, क्योंकि आगे बारिश है और बारिश में खास करके मुंबई काफी प्रभावित रहता है, तो ऐसे समय में वो तमाम लोग अपने घर जाना चाहते हैं। और ऐसे में बात करें तो स्लम इलाकों में ज्यादातर प्रवासी मजदूर अभी फंसे हैं, जो अपने गांव जाना चाहते हैं, चाहे मुंबई से सटा वो ठाणे, कल्याण, डोंबिवली का इलाका हो, या फिर मुंबई का तिसर, मीरा रोड, भाईंदर, इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी अभी मजदूर काफी संख्या में हैं, जो अपने गांव जाना चाहते हैं। जी, चूंकि अब ट्रेनें रद्द हो रही हैं, तो ऐसे में ये संभावना तो कम ही नजर आ रही है कि अब ये ट्रेनों से पहुंच पाएंगे अपने गांव। तो सरकार ने क्या कुछ व्यवस्था की है इनके लिए? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र सरकार का कोई बयान नहीं आया है इन मजदूरों को लेकर। हालांकि जिस तरीके की परिस्थिति देखी गई थी पिछले महीने में, अगर उसी तरीके की स्थिति रहती है तो फिर वही स्थिति सामने आएगी कि मजदूर अपने बाल बच्चे, परिवार और बुजुर्ग माँ बाप के साथ पैदल ही अपने गांव के लिए रवाना होंगे, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। देखना ही होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने अगर रेलवे के ऊपर इतना बड़ा कदम उठाया है तो इन मजदूरों के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, उनके साथ साथ ही महाराष्ट्र में भी काफी ऐसे लोग हैं जो मुंबई में, थाने में और पालघर में फंसे हुए हैं। वो पूना, नासिक, नांदेड़, धुलिया, सतारा, कोल्हापुर, औरंगाबाद, अहमदनगर, ऐसे महाराष्ट्र उन तमाम जिलों में वो जाना चाहते हैं। और इसका मात्र एक जरिया है ट्रेन। जब एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी तो ही वो अपने गांव पहुंच सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा कोई बस अभी तक नहीं चलाई गई है। तो प्रवासी मजदूरों के साथ मराठी मानुष को भी महाराष्ट्र सरकार को ध्यान में रखना होगा और कोई सही कदम उठाना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को एक तौर पर बड़ा झटका लगा है। 256 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रद्द की गई हैं और महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और यूपी ने इन ट्रेनों को रद्द किया है। हम बात करें यूपी की, तो यूपी ने भी 30 ट्रेनें रद्द की हैं अभी तक। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और यूपी ने इन ट्रेनों को रद्द किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुजरात से हमारे संवाददाता शैलेश वघेला इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेश, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, गुजरात से कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रद्द की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गुजरात में प्रवासी मजदूरों को फिलहाल झटका देने वाली खबर सामने आई है। गुजरात में 47 ट्रेन रद्द करने का मतलब कि खबर सामने आई है, जो 65 श्रमिक। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अगली बड़ी खबर बिहार से। कटिहार पहुंचे मजदूरों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। केरल से आए श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों पर लाठीचार्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। कटिहार पहुंचे मजदूरों पर लाठीचार्ज का मामला। केरल से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जो यात्री आए थे कटिहार, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि जब ये कटिहार पहुंचे यात्री तो इनके लिए कोई बस की व्यवस्था नहीं थी। अलग अलग जिलों में इन यात्रियों को जाना था, लेकिन इनके पास बस की व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से इन्होंने स्टेशन पर ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हंगामा मचाने के दौरान पुलिस ने इन यात्रियों को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया है। इसकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बिहार से। एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। कटिहार पहुंचे मजदूरों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। ये जो मजदूर हैं, ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन से केरल से यहाँ पहुंचे थे और जैसे ही स्टेशन पर ये पहुंचे तो पता लगा कि इन्हें अलग अलग जिलों में भेजने की कोई भी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। किसी भी तरह की कोई बस या फिर अन्य साधन की व्यवस्था नहीं की गई थी ताकि ये अपने जिलों में जा सकते। इस वजह से नाराज होकर इन यात्रियों ने स्टेशन पर ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हंगामा काफी बड़ा, हालांकि काफी देर तक पुलिस ने समझाने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन जब इन यात्रियों ने समझने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और लगातार हंगामा मचाते रहे, तब जाकर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया इन यात्रियों पर और तभी किसी ने वीडियो बना लिया और उसके बाद इस वीडियो को वायरल भी किया गया है। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। कटिहार पहुंचे मजदूरों पर लाठीचार्ज की घटना जो है सामने आई है। ये तमाम जो यात्री थे, मजदूर थे, ये केरल से यहाँ पहुंचे थे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए इन्हें केरल से बिहार लाया गया। जैसे ही ये कटिहार स्टेशन पर पहुंचे तो इन्हें इनके राज्य में जाने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं मिली। स्थानीय प्रशासन के द्वारा बस या फिर अन्य साधन की व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में इन यात्रियों का ये कहना था कि जब हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं तो हम किराया कैसे देंगे, हम कैसे अपना साधन करके अपने जिलों में जा सकते हैं। हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है तो हमारे जिले में जाने के लिए हमारे पास पैसे कहां से आएंगे। इन्हीं तमाम बातों को लेकर इन यात्रियों ने स्टेशन पर ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। स्टेशन पर बस या अन्य साधन की व्यवस्था नहीं होने पर इन्होंने जमकर हंगामा मचाया। स्टेशन पर जीआरपी पहुंचे, स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंचे, तमाम समझाइश बुझाइश की गई, लेकिन जब किसी भी तरह से ये मजदूर काबू में नहीं आए तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बिहार के कटिहार से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। कटिहार पहुंचे मजदूरों पर लाठीचार्ज किया गया। केरल से आए श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों पर लाठीचार्ज हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से हमारे संवाददाता अखिलेश झा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। कटिहार पहुंचे थे केरल से कुछ यात्री, लेकिन उनके लिए किसी तरह की कोई बस की व्यवस्था नहीं की गई थी ताकि वो अपने जिलों में जा सके। किसकी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है? ऊपर से लाठीचार्ज भी किया गया इन यात्रियों पर। देखिए, बार-बार वीडियो मैसेज देकर मुख्यमंत्री आश्वस्त करना चाहते हैं मजदूरों को कि अब आप यहाँ आ गए हैं, यहाँ से बाहर जाने की भी आपको जरूरत नहीं है, हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, सारी सुविधाएं आपको देंगे। लेकिन जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई और वहाँ पे बस की व्यवस्था नहीं थी उन लोगों को अपने अपने ब्लॉक में और पंचायत में भेजने के लिए, तो ये परेशान मजदूर जो 2-3 दिन की यात्रा करके कटिहार पहुंचे थे, उन लोगों ने कुछ हंगामा किया और पुलिस की इसमें ज्यादती हुई। पुलिस व्यवस्था को ध्यान में न रखते हुए पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है वो काफी निंदनीय है। आरजेडी के कई नेताओं से मेरी बात हुई है, उन्होंने इसकी काफी निंदा की है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग तो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, वो केवल मैसेज करेंगे और कागजी बातें होती रहती हैं। और मजदूरों की परेशानी का ख्याल केवल जुबानी रखने से तो होगा नहीं, ग्राउंड पे काम दिखना चाहिए। तो अखिलेश, इस पूरे मसले पर क्या कुछ सामने निकल कर आया है? बस की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई थी या फिर किसी अन्य साधन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? क्या स्थानीय प्रशासन को पता नहीं था कि केरल से ट्रेन आने वाली है, इसके बाद इन तमाम यात्रियों को अपने अपने जिले में पहुंचाना भी होगा? देखिए, स्थानीय प्रशासन को ये पहले जानकारी होती है, ये जानकारी पहले उपलब्ध होती है कि कितने लोग इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं, उनका डेस्टिनेशन क्या है, उनको जाना कहाँ है। ये बिल्कुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल नेग्लिजेंस है उनका, और उन्होंने व्यवस्था नहीं की इसकी। ठीक है, उसके बाद मैं जानना चाहूंगी अखिलेश कि किस तरह से इन यात्रियों को इनके गृह जिलों तक पहुंचाया गया। अब जाकर जब हंगामा हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, तो अलग अलग जगहों से बस लाई जा रही है और बस के माध्यम से फिर उनको उनके डेस्टिनेशन पे ब्लॉक हेडक्वार्टर या पंचायत हेडक्वार्टर पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर बिहार के कटिहार से, जहां केरल पहुंचे यात्रियों पर लाठीचार्ज किया गया है। अगली और आखिरी बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पवित्र गुफा में भोले बाबा खुद ही विराजमान हो गए। हालांकि अभी यात्रा पंजीकरण पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना संकट के मद्देनजर यात्रा की तारीख में बदलाव अभी संभावित है। आपको बता दें कि इसी महीने की 23 तारीख को अमरनाथ यात्रा शुरू की जानी थी, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी का संकट लगातार बना हुआ है, ऐसे में ये पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यात्रा की तारीख में बदलाव किया जाएगा। पवित्र गुफा में भोले बाबा खुद ही प्रकट हुए हैं, विराजमान हुए हैं। यात्रा पंजीकरण पर अभी किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना संकट के मद्देनजर यात्रा की तारीख में बदलाव संभावित है। हालांकि जो प्रशासन है, मंदिर प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, उनकी तरफ से यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मार्ग पर बर्फ जमी हुई है, उसे भी हटाने का कार्य किया जा रहा है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, मैं जानकारी आपसे चाहती हूँ, अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी देखिए, कोरोना काल के चलते हालांकि इसमें अभी संशय है कि यात्रा होगी कि नहीं होगी, लेकिन तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। कल ही अमरनाथ यात्रा का जो ट्रैक है, 28 किलोमीटर लंबा ट्रैक जो पहलगाम वाला है, वहां प्रशासन ने मुआयना किया है और देखा है कि कहाँ कहाँ कितनी बर्फ है। और साथ ही में जो बालटाल रूट है जो 14 किलोमीटर लंबा है लेकिन थोड़ा दुर्गम है, वहां पर भी प्रशासन की तरफ से टीमें भेजकर उस रूट का जायजा लिया गया है। और यही कहा जा रहा है कि अगर यात्रा होती है तो सिर्फ 15 दिन की यात्रा होगी। और तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से जब यात्रा की शुरुआत होनी होगी तो उससे पहले यात्रा जो है तैयारियां जो है वो कंप्लीट कर ली जाएंगी, क्योंकि इस बार जो है यात्रा की अवधि कम रहेगी कोरोना के चलते। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनकी आयु सीमा में भी संशोधन जो है वो किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल फैसला जो है पंजीकरण पर भी फैसला भी नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से भोले बाबा वहां पर विराजमान हुए हैं, 14 फीट लंबा शिवलिंग जो है वहां पर बना है, तो इससे भोले के भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि हालांकि यात्रा जो है उसकी मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अवधि जो है वो कम रहेगी, लेकिन भोले के भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। हालांकि इस बार की यात्रा कम रहेगी, जैसा कि जानकारी हमें मिली है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि इस बार सिर्फ 15 दिन की यात्रा रहेगी और तारीख अभी किसी तरह से कोई निर्धारित नहीं की गई है। कोरोना संकट के मद्देनजर तारीख में बदलाव हो सकता है, आगे पीछे ये तारीख हो सकती है। अभी तक जो तारीख तय की गई थी वो इसी महीने की 23 तारीख थी, यानी कि 23 जून से ये यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस यात्रा में बदलाव पूरी तरह से संभव है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।